हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सत्कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक के कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। ये सीरीज़ मेडिकल, नॉन मेडिकल दोनों के लिए यूज़फुल होने वाली है। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि HPTAT, CTAT, कमीशन और जो भी एग्ज़ाम है, जनरल साइंस जहाँ पे आती है, ये सीरीज़ सबके लिए बेनिफिट होने वाली है। तो इस सीरीज़ के 2 पार्ट के हैं। एक पार्ट में हम इसके नोट डिस्कस कर रहे हैं और एक पार्ट में इसके हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, जो ये सीरीज़ देख लेगा उसको 6 से लेकर 10 तक की बुक्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मैंने नोट डाउन की है। बाकी नोट्स में हमने फालतू की चीज़ें कोई अच्छा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जस्ट जो पॉइंट कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब बाकी जो उसके पीछे की थ्योरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। साथ साथ आपको इसकी PDF भी मिल रही है। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि सेम नेम से है, KS विद्यापीठ के नाम से। देखिए, अब सोचोगे 2 सीरीज़ साथ में क्यों चली है। देखिए, 2 सीरीज़ हमने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि नोट से हम जनरलाइज करते हैं कि क्या चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। जो भी पॉइंट कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप टॉपिक वाइज हर चीज़ है, आप बुक में भी देख सकते हो कि टॉपिक वाइज चीज़ है या नहीं है, ये कैसे है, ठीक है, खुद भी चेक कर सकते हो। तो ये सब हम डिस्कस करें। MCQ से आप खुद को जनरलाइज कीजिए, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। देखिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके MCQ साथ में कीजिए। अब ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो गूगल पे जाओगे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर बुक में नहीं मिल रहे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसलिए मैं अभी से बोल रही हूँ कि क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि टॉपिक पढ़ना। तो इसलिए हमने 2 पार्ट में की है, ठीक है, ताकि आपको परमानेंट चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, 6, 7, 8, 9 हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट भी। अब आता है आपका केमिस्ट्री सेक्शन 10th क्लास का। ठीक है, यहाँ पे हम हर चैप्टर की अलग अलग क्लास ले रहे हैं और हर चैप्टर के आपको अलग अलग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और अलग अलग उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th। यहाँ पे चैप्टर इंक्लूड है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसके बारे में हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम से देखो, कभी भी कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो पहले नाम से जनरलाइज कीजिए कि क्या चीज़ है ये। तो सबसे पहले समझिए केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। देखिए, जहाँ पे केमिकल का प्रोसेस हो रहा है वो आ गया केमिकल रिएक्शन। अब देखो, केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो वो कैसे ऑब्जर्व करोगे। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इट्स मीन उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसमें गैस इवॉल्व हो रही है या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब केमिकल चेंज हो रहा है। हमने पढ़ा था ना, एक होते हैं केमिकल चेंज, एक होते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जिसमें नई चीज़ बनती है, कुछ भी बन जाता है, और फिजिकल चेंज जिसमें उसकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि वो स्टेट चेंज होगी, शेप चेंज होगी, ये सब कुछ चेंज होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मतलब कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक चीज़ आपने देखो, ऑब्जर्व करोगे कि पहले इतनी चीज़ थी, बाद में कितना आप क्वांटिटी देखोगे तो कम बचेगी, बट जो गया, जो आपको शो नहीं हो रहा, वो किसी ना किसी रूप में ख़त्म होता है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो कुछ भी हो रहा है वो क्या है, सेम, मतलब दोनों साइड रिएक्टेंट भी एंड प्रोडक्ट भी इक्वल है। अब सोचोगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, रिएक्टेंट जो, जैसे कि आप कुछ खाना बना रहे हो, तो खाना बनाते टाइम आप क्या ले रहे हो, सारा सामान ले रहे हो ना, उसके बाद आप सब्जी बना रहे हो, तो पर्टिकुलर आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने ये डाला है, टर्मरिक डाली, नमक डाला, ये डाला, सब्जी ये डाली, ये डाली, आप बोलोगे सब्जी तैयार होगी। तो वही जो तैयार हो गया चीज़, जैसे कि जो लेफ्ट हैंड साइड वो आ गया प्रोडक्ट, और जिससे वो चीज़ें बनी वो आ गया रिएक्टेंट। जैसे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का जब रिएक्शन करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो पहले मटेरियल चाहिए था उसको बनाने के लिए, वो आता है रिएक्टेंट। अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा कि कोई भी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती और कोई भी चीज़ एकदम बनती नहीं है। ठीक है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है, तो इट्स मीन उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से यूज़ हो तो कहाँ चला गया। ऐसा तो नहीं
कि अगर हम पता नहीं लगाएंगे कि क्या हो गया, तो हो सकता है जो उसे गैस इवॉल्व हुई वो डेंजरस हो सकती है। तो हम चेक करेंगे कि जितना अमाउंट लिया हमने उतना ही हमें प्राप्त हो गया कि क्या चीज़ मिली, तो वो चीज़ हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब वैल्यू जो है वो दोनों साइड बराबर है। जैसे कि जिंक यहाँ पे 1 है, इस साइड भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एस 1 है, सल्फर यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो इट्स मीन यहाँ पे सारी वैल्यू बैलेंस है। बट अगर ये वैल्यू बैलेंस नहीं होगी तो कैसे बैलेंस करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, तो ये आती है इक्वेशन आपकी, आयरन प्लस वाटर Fe3O4 प्लस H2O। इसमें देखो, इस साइड आयरन की वैल्यू 0 है, उस साइड 3 है, 1 है मतलब, और H2 इस साइड भी 2 है, उस साइड भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 4 है। तो कैसे बैलेंस करोगे? तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में देखोगे कि इसको बॉक्स में डाल दोगे, ठीक है, कि कौन कौन सी इक्वेशन है वो देखोगे। सेकंड स्टेप में आप देखोगे राइट हैंड साइड में कितने हैं एटम और दूसरे साइड कितने एटम हैं। जैसे कि आयरन की यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन इक्वल है, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। देख लिया। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखिए, एटम ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की साइड क्या थे, 4 थे। तो देखो यहाँ पे हमने 4 लगा दिया, तो Fe3O4 यहाँ पे बैलेंस बन गया, और H2, ठीक है, ये बैलेंस बन गया। फिर अब नेक्स्ट, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट आयरन तो बैलेंस नहीं हुआ, या हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो 8 बन गए और यहाँ 2 हो गए। तो हम फिर स्टिल बैलेंस करेंगे नेक्स्ट वैल्यू को, आयरन प्लस हाइड्रोजन एटम स्टिल नॉट बैलेंस। तो बैलेंस करेंगे सबसे पहले जो पहले वाली वैल्यू थी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, फिर बैलेंस करके 8 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। तो हमने नेक्स्ट वैल्यू को बैलेंस कर दिया। अब क्या पंगा रह गया, अब रह गया आयरन की वैल्यू। तो इनिशियल क्या थी, पहले जब रिएक्शन से पहले, बैलेंस से पहले, बाद में क्या थी, और बाद में आपने कैसे बैलेंस किया, 3 लिख दिया और इस साइड इक्वल हो गया। तो ये इक्वेशन जो होगी वो क्या आगे, बैलेंस। और इस मेथड को क्या बोला जाएगा, इस मेथड को बोला जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। और फिर बाद में हम पूरी इक्वेशन लिख देंगे। और एक और याद रखना, जो भी इसकी कंडीशन होगी, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, और वो क्या होगा, एरो के ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आयरन सॉलिड में है, वाटर गैस में है, तो इस रूप में हम इसको साइड में लिख देंगे। तो ये कंडीशन भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिएक्शन दे दिया, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग चीज़ पे बनेगी, तो ये किस पे बनेगी, तो वो चीज़ करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको लिख दोगे, ठीक है। इससे चीज़ें पता लग जाएंगी, जब भी कोई रिएक्शन करना होगा तो एक रिएक्शन के थ्रू आपको सब कुछ पता लग जाएगा और वो चीज़ आप बना पाओगे, ठीक है। बाकी अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का अगर पूरा बहुत डिटेल में पढ़ना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मैंने पहले भी डिस्कस किया है ये क्लास, तो वहाँ से आप देख सकते हो। देखिए, यहाँ पे आ गया C6H12O6, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये डिकम्पोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी में बन गया। ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलके अगर ग्लूकोज बनाना है तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल चाहिए। आपको पता है सनलाइट सन देता है, क्लोरोफिल प्लांट्स में होती है जो हेल्प करती है इस प्रोसेसिंग को। और क्या होगा, प्लांट्स क्या देंगे, कार्बोहाइड्रेट बना के साथ में ऑक्सीजन छोड़ देंगे, जो कि फिर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहले आ गया आपका कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कैल्शियम, मतलब कोई चीज़, दो चीज़ें हैं, कंबाइन करिए, कम्बिनेशन से समझो, कंबाइन की। तो जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम बोला क्विकलाइन, वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है नाम, स्लेक लाइम। और स्लेक लाइम को यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। किस लिए किया जाता है, अब क्वेश्चन आपसे ये भी आ जाता है कि स्लेक लाइम का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो याद रखना वाइट वॉशिंग, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया, वाइट वॉशिंग के लिए तो यूज़ किया,
फिर आप ऑब्जर्व करोगे कुछ टाइम बाद क्या होता है, वाइट वॉशिंग तो कर दी, उसके बाद उसमें अलग सी वाइट सी पपड़ी जमने लग जाती है। वो किसकी वजह से, जब स्लिक लाइम वाटर की प्रेजेंस में, मतलब एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन, मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और वाटर जो कि मेन है, क्या बनता है, जो मेन कंपोनेंट पूछा जाए कि क्या किया जाता है किसमें, अब बोला जाए मार्बल्स वगैरह का मेन कंपोनेंट तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन समझ आ गया, 2 चीज़ें मिली और फिर आपका नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल कर लेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बन गया। ये भी क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन, ये तो समझ आ गया। अब कुछ रिएक्शन होते हैं जब उनको किया जाए तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देखना कब रिएक्शन करोगे तो वो जो जिस बीकर में लिया होगा वो गर्म हो जाएगा, तो वो कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक, मतलब हीट निकाल रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्से कर रहे हैं, जैसे कि बोल सकते हो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गए। जैसे कि बर्निंग ऑफ ए नेचुरल गैस, फॉर्मूला नेचुरल गैस होती है CH4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या हो गया CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, याद रखना। हम सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो हमें एनर्जी मिल रही है, हम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ ए मैटर इनटू कंपोस्ट है, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ ए नेचुरल गैस किस टाइप का रिएक्शन है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हमें पता लग गया, क्या क्या पता लग गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आता है, अब कंबाइन तो किए, टूटते भी हैं, तो जब ब्रेक हो रही है की चीज़ तो उससे बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए, आयरन सल्फेट हीट दी तो क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, फेरस सल्फेट था ना, फेरिक ऑक्साइड बन गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस में निकला। तो वैसे ही जब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, उसको जब हीट किया तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। अब याद रखना, जो क्विक लाइम है ये मेन प्रोडक्ट आता है आपके सीमेंट का, देखा है ना सीमेंट कैसे होता है, बनता है, तो सीमेंट का मेन प्रोडक्ट आ गया क्विक लाइम, और क्या निकल गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी साथ में, ठीक है, समझ आ गया। अब ये रिएक्शन आप देखोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। अब कुछ रिएक्शन को करने के लिए हीट चाहिए होती है, विदाउट हीट वो रिएक्शन नहीं होती, तो उन रिएक्शंस को बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, कि जो कि विदाउट हीट नहीं होती। जैसे कि अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगी, तो हीट करेगा, मतलब सनलाइट पड़ेगी तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा सिल्वर में एंड क्लोरीन में। वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड, तो इसको सनलाइट की थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट दिया, सनलाइट पड़ी तो इसकी वजह से ही वो क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज मतलब टूटना। अगर डिकम्पोज हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, सिल्वर क्लोरीन एंड सिल्वर ब्रोमाइड किस टाइप के रिएक्शन है, तो ये जो रिएक्शन है ये यूज़ किए जाते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। किसके लिए किया जाता है, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। क्लियर हो गया। अब एक और बात कि पहले हमने पढ़ा था रिएक्शन जब किया जाए हीट निकल रही है, अब थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, आपको हीट चाहिए थी रिएक्शन करने के लिए। देखो होता है ना, अगर पानी को बॉईल करना है वो खुद थोड़ी ना होगा, हीट प्रोड्यूस होगी तब होगा, मतलब उसको हीट चाहिए इंटरनल लेवल पे। तो इंटरनल लेवल पे जब हीट एब्जॉर्ब करता है उसके बाद वो रिएक्शन करता है तो वो आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या आता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब हीट वो एब्जॉर्ब करता है और तब रिएक्शन करता है, ठीक है। तो क्या क्या किया हमने, एक हमने कम्बिनेशन रिएक्शन किया, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया, एंडोथर्मिक किया, एक्सोथर्मिक किया, थर्मल डिकम्पोजिशन किया। अब आता है एक चीज़, माना एक बॉक्स है उसमें आपने 2 चीज़ें डाली हैं, ठीक है, दूसरे बॉक्स में आपने एक चीज़ डाली है, तो इस बॉक्स से जब आप इस बॉक्स में एक चीज़ डाल दोगे, इसमें एक ही बचा, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस होगी ना चीज़, इसकी पोजीशन डिस्प्लेस होगी, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि ये आ गया आपका आयरन
कॉपर सल्फेट, तो आयरन सल्फेट बन गया, साथ में कॉपर रिप्लेस कर दिया आयरन ने। अब याद रखना ये तब रिप्लेस होगा जब आयरन क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, अदरवाइज लेस रिएक्टिव कभी भी जैसे कि होगा ना, माना एक क्लास में एक थर्ड पोजीशन पे आता है, एक फर्स्ट पोजीशन पे आता है, थर्ड वाला फर्स्ट पोजीशन पे तब आएगा जब वो पूरे अच्छे मार्क्स ले लेगा या उससे ज़्यादा एक्टिव होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही आयरन ज़्यादा एक्टिव था तो उसने सल्फर था जो मतलब फर्स्ट पोजीशन थी, तो इसने कॉपर को रिप्लेस करके अपनी जगह बना ली। इट्स मीन सल्फर आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। वैसे ही जिंक एंड कॉपर सल्फेट का रिएक्शन ले लो तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट एंड कॉपर निकल जाएगा। लेड एंड कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ पे लेड क्लोराइड आ गया और कॉपर, इट्स मीन लेड जिंक आयरन ये सारे क्या हैं, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, तभी तो रिप्लेस कर पाए, ठीक है। अगर फर्स्ट आने वाला पर्सन अगर एक ही बार पढ़े तो एक ही बार फर्स्ट आएगा, बाकी अगर पढ़ने लग गए तो बाकी लोग उसकी पोजीशन ले लेंगे ना, तो फर्स्ट तो रह गया पीछे, उसको तो एक ही बार रह गया, ठीक है। तो ये समझ आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर जैसे कि दो बॉक्स हैं, ठीक है, दोनों बॉक्स में दो दो चीज़ें हैं, बट एक यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया, तो क्या हो गया, इधर से भी जा रहा है इधर से भी जा रहा है, एक बार रिप्लेसमेंट हो रही है दूसरी बार भी हो रही है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन आ जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे इसका कुछ रिएक्शंस, ठीक है, जैसे कि सोडियम सल्फेट है एंड बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया एंड सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया, तो ये क्या है, दोनों ने एक्सचेंज किया, डबल चीज़ें हुई, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। अब देखो जब आप कोई चीज़ एक दो चीज़ें मिक्स करते हो, ठीक है, मतलब कुछ भी मिक्स कर रहे हो आप, तो क्या हो रहा है, कई बार कुछ चीज़ें पूरी प्रॉपर मिक्स हो जाती हैं, कई बार कोई चीज़ें मिक्स नहीं होती, तो उसमें क्या होंगे, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को मिक्स करते हो वो इनसॉल्युबल होती है तो उसमें प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो वो आता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसा आता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। देखिए डे टू डे लाइफ में ये रिएक्शन हमारे साथ साथ होते हैं। तो देखिए एक सब्सटेंस है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीडेशन हो गया, और रिड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। अगर गेन कर रहा है हाइड्रोजन एंड लॉस कर रहा है ऑक्सीजन, तो वो आ जाता है आपका रिडक्शन। कब आता है रिडक्शन, जब वो गेन ऑक्सीजन करेगा, ठीक है, गेन हाइड्रोजन कर लिया, गेन ऑक्सीजन किस में है, ऑक्सीडेशन, याद रखना ऑक्सीडेशन, ऑक्सी पहले ही लगा है, तो गेन ऑक्सीजन, रिडक्शन रिड्यूस कर दी उसने ऑक्सीजन एंड गेन कर ली हाइड्रोजन। अब ये दोनों प्रोसेस तब होंगे ना, देखो ऑक्सीडेशन गेन ऑक्सीजन तब करेगा जब दूसरा लॉस करेगा, मतलब रिडक्शन जो प्रॉपर्टी होगी वो पॉसिबल होगी तब ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी तब रिडक्शन पॉसिबल होगा। अब सोचो कि कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे साथ साथ चल रहा है, तो देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे साथ साथ चलेगा, तो देखिए जब दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी तो हम उससे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, सच्चे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रही है, तो वो आ गया रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, देखो ये है कॉपर ऑक्साइड, ये है आपका हाइड्रोजन। तो कॉपर क्या है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये प्रोसेस आ गया रिडक्शन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन, तो ये प्रोसेस आता है रिडक्शन, ठीक है, क्या आता है, रिडक्शन। तो कॉपर क्या आ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। क्वेश्चन कैसे आता है कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, तो ये याद रखना रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर अगर सिंपल पूछा जाए कॉपर क्या हो रहा है, तो कॉपर आ जाएगा इसमें गेन रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इस टाइप से कंफ्यूजन करके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद रखना ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ए हाइड्रोजन, रिडक्शन गेन ऑफ ए हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इस क्वेश्चन में, तो याद रखना ऑक्सीडेशन ऑक्सी लगा है मतलब गेन ऑक्सीजन, रिडक्शन
रिड्यूस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों का कम्बिनेशन है, तो ये चीज़ याद रखना। तो देखो बस एक चीज़ याद रखना आप, सिर्फ ऑक्सीडेशन, ऑक्सी ओ लगा है जहाँ पे मतलब गेन ऑक्सीजन, बाकी उसके अल्टरनेट चलते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। अब रिएक्शन दे दी जाएगी आपको और पूछा जाएगा इसमें बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रही है, तो आई थिंक आप बता पाओगे। चलिए नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। जब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप लोहे की चीज़ को बाहर रख दें तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसमें रेडिश ब्राउनिश एयर आने लग जाती है, लेयर आती है। तो जो रेडिश ब्राउनिश एयर आती है उसमें, तो उसे बोला जाता है रस्टिंग ऑफ ए आयरन। उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2। ठीक है, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रस्टिंग ऑफ ए आयरन का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 एंड XH2O। तो ये आ गया आपका रस्टिंग ऑफ ए आयरन का फॉर्मूला। रस्टिंग मतलब ब्राउनिश लेयर जब आयरन आर्टिकल लग जाती है, ठीक है। कब लगती है, जब आयरन आर्टिकल्स क्या होंगे, मॉइस्चर एंड एयर की कांटेक्ट में आएंगे तो ये प्रोसेस होगी, ठीक है। अब ये तो सिंपल एक चीज़ के बारे में बताया कि आयरन आर्टिकल ऐसे आएंगे, बट कोई भी मेटल जब मॉइस्चर एंड एसिड बेस किसी की प्रेजेंस में आ रहा है, कोरोड हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। मतलब रस्टिंग ऑफ ए आयरन ये आता है कोरोजन में। कब आता है, कोरोजन में। तो देखिए आपको ये तो पता लग गया, आयरन जब कोरोजन होगा उसमें तो किस कलर का हो जाएगा, ब्राउनिश रेड कलर का। और सिल्वर जब होगा, सिल्वर पहनते ना, देखो होगा कुछ टाइम बाद क्या होता है, ब्लैक कलर का। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें कोडिंग लग जाती है, और वो क्या हो जाता है, सल्फाइड की कोडिंग लग जाती है, और जिसकी वजह से वो क्या होता है, खराब होने, ब्लैक कोडिंग हो जाती है। क्या प्रोसेस है वो, कोरोजन। वैसे ही कॉपर में ग्रीन कोडिंग लग जाती है, तो क्या होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, वो प्रोसेस आता है कोरोजन, और मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये होता है। ये तो आ गया कोरोजन। अब एक और टर्म आती है आपकी रेंसिडिटी। मतलब जैसे कोई चीज़ बासी सामान हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है, तो वो रेंसिडिटी आती है। तो अब उसको क्योर करने के लिए आप क्या करते हो, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हो ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है। वैसे ही इनर्ट गैस, मतलब जो कम इनर्ट क्या होती है, इनर्ट मतलब अंदर रहती है, ज़्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं है। तो इनर्ट गैस जो चिप्स में प्रेजेंट होती है, देखो ना चिप्स फूले फूले होते हैं, होता है उसमें 4-5 दाने ही हैं, बट क्या होता है, फ्लफी होते हैं। क्या भरा जाता होगा उसमें, उसमें भरी जाती है इनर्ट गैस नाइट्रोजन, जो क्या करती है, उसको ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है उससे बचाती है, ठीक है। प्रिवेंट द चिप्स फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन आता है ये भी, ठीक है। तो देखिए एक रिएक्शन मैं आपको बताऊंगी, अब आपको बताना है कि ये कैसा रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जैसे कि आ गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है, फिर लेड ऑक्साइड बन गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया एंड ऑक्सीजन बन गया। अब आपको ये बताना है कि हमने कौन कौन से रिएक्शन किए, कम्बिनेशन रिएक्शन किया, हमने डिकम्पोजिशन किया, हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन किया, एंडोथर्मिक किया, थर्मल डिकम्पोजिशन किया, हमने और क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, डबल डिस्प्लेसमेंट किया। इनमें से कौन सा रिएक्शन है ये आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, किस टाइप का रिएक्शन होगा, ठीक है। चलिए इसके साथ होते हैं आपके 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर के नोट्स फिनिश, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके MCQ किए करेंगे, आप खुद को जनरलाइज करना कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने प्रीवियस ईयर जो भी आए हैं आज तक एसपीटैट में वो इंक्लूड किए हुए हैं, मेडिकल के हों चाहे नॉन मेडिकल के होंगे, दोनों के यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एटलीस्ट 2 और 4 5 तक 5 स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिलेगी। बाकी आपके लाइक शेयर हमें तो मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई और कॉन्टेक्ट चाहिए तो आप बता सकते हो, हम आपके लिए वैसा ही कॉन्टेंट प्रिपेयर करेंगे टैट के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।